For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए हम लोगों ने सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में जिस पोर्शन को पढ़ना शुरू किया था उस पोर्शन का नाम इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। इस पोर्शन का वेटेज एग्जाम में कितना है? 40 मार्क्स का वेटेज है। और ये पूरा का पूरा जो हमारा सेगमेंट है जिसका नाम इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ है, इसका एक ही पर्पस है और वो पर्पस है इंप्लॉय और इंप्लॉयर के बीच में क्या बना हुआ रहे? इंप्लॉय और इंप्लॉयर के बीच में हार्मोनी बना रहे। और ये हार्मोनी बने रहने का मतलब है कि रामदीन, रामखिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया, इनको समय पे पैसे मिले, सही अमाउंट में पैसे मिले और काम करने के जगह पे वो सारी फैसिलिटी मौजूद हो जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, जिसके बेसिस पे वो क्या कर सके? काम कर सके। ऐसा ना हो कि वो काम करे लेकिन ऐसे जगह पे काम कर रहा हो जहां पे कंडीशन क्या हो? अनहाइजेनिक हो, काम करने लायक सिचुएशन ना हो। इसी में हमने ढेर सारे एक्ट पढ़े और ढेर सारे एक्ट और भी हमें क्या करने हैं? पढ़ने हैं। जिसमें से अभी हम जिस एक्ट पे हमला करने जा रहे हैं इसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। पूरा नाम ये नहीं है, पूरा नाम जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट है। सबसे पहले जैसे हम लोग पढ़ते थे ये एक्ट है क्या, ये एक्ट कहता क्या है, तो जरा ध्यान से समझिए चीजों को, कुछ बातचीत करते हैं। हमने देखा कि दो तरह से लोग काम करने जाते हैं। एक है कि एक बंदा फैक्ट्री में गया या किसी एस्टैब्लिशमेंट में गया और कहता है कि मुझे काम चाहिए, उसका काम का स्किल और वहां काम का रिक्वायरमेंट मैच किया और उसे काम पे क्या कर दिया जाता है? लगा दिया जाता है। तो वो डायरेक्टली वहां जाकर के क्या हो गया? एम्प्लॉयड हो गया। दूसरा तरीका है कि बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो आप देखते होंगे आपके भी मोहल्ले में, गली में या कोई चौक होता होगा। जहां से मैं आता हूं एक जगह का नाम लेबर चौक है। वहां पे बड़े सारे मजदूर जो है वो खड़े रहेंगे। मजदूर खड़े हैं, सबको जो है वो रामदीन अगर वहां खड़ा है तो राम दुलारी ने एक टिफिन दिया है, वो एल्युमिनियम का टिफिन, उसे वो अपने साइकिल पे बांधे हुए है। और अगर उसके पास जो है वो मेशन है, मिस्त्री है, तो उसके पास जो है वो कुछ प्लास्टर करने वाला और करनी जैसा चीज रहेगा जिससे वो ईंट वगैरह जोड़ते हैं, रखा रहेगा। कुछ पेंट करने वाले होते हैं, अपना डब्बा उब्बा लेकर के बैठा रहेगा वहां पे। जैसे जैसे समय जो है वो 8 से 9 की तरफ, 9 से 10 की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे देखेंगे कि उनके चेहरे सूखते चले जाते हैं। रीजन ये कि वो काम तो करना चाहता है लेकिन उसे आज कोई काम करने के लिए लेकर के नहीं गया, उसे आज काम अभी तक नहीं मिला है। अगर वो पूरा का पूरा दिन इसी तरीके से बैठा रह जाएगा तो क्या उसे पैसे मिलेंगे? नहीं, कहा गया उसे पैसे नहीं मिलेंगे। घर पे रामदीन की जो राम दुलारी, चुन्नू मुन्नू, गुड़िया, पिंकी, बबलू का जो तैयारी कर रहा है वो सारी तैयारी के साथ वो वैसे ही उसे रहना पड़ेगा। कह रहे हैं ना कि एक तो पैसे नहीं, ऊपर से इतने सारे लोग। कहा गया ऐसे केस में जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ेगा अगर कोई आएगा भी तो उसे सही जो है वो पैसा देना नहीं चाहेगा। ऐसे केस में वो लोग क्या करते हैं, एक जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ते हैं और कहते हैं भाई काम दिला देना। अब उस भाई का काम क्या है कि वो भाई कोई काम नहीं करते हैं, वो भाई भाईगिरी का ही काम करते हैं। और उनका काम क्या हुआ कि ऐसे 10, 20, 50, 100 मजदूर को वो जान रहे होते हैं और बोलते हैं अच्छा चल ठीक है, जा तू उस साइड पे काम करने लग। ठीक है भाई, तू 4 आदमी उस साइड पे चला जा, तू 10 आदमी उस मिल में चला जा, 2 आदमी उस फैक्ट्री में चला जा। यही बस उसका काम है और वो सारा रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। अगर आप उस मजदूर को बोलिएगा भी कि तू डायरेक्टली मेरे पास आ, तो अब वो नहीं आना चाहेगा क्योंकि उसे पता है कि आज इसके पास डायरेक्टली चला जाऊंगा लेकिन कल को अगर काम चाहिए रहेगा तो मुझे कौन काम दिलाएगा। ये अगर आप अपने जनरल लाइफ में थोड़ा सा जो है वो फ्लैशबैक में जाइएगा, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा कि जिस समय आपके घर वगैरह बन रहे हो या पेंटिंग वगैरह का काम हो तो कुछ ऐसे भी मजदूर होंगे जिनको आप जान रहे होंगे और उनको बोलिएगा कि भाई डायरेक्टली आ जाना, तो नहीं, वही लोग हमें क्या करते हैं, काम देते। आप भले उसे डायरेक्टली 1000 रुपए दीजिएगा, उसके जरिए उसे 900 रुपए ही मिलेगा या और कम मिले, लेकिन वो डायरेक्टली आपके पास नहीं आएगा क्योंकि उसे फिर अगले दिन भी क्या चाहिए, काम चाहिए। और वो उसे आज आपके पास नहीं तो कल किसी और के पास भेज देगा, परसों किसी और जगह भेज देगा। अब मुझे बताइए अगर ऐसा सिस्टम बना हुआ है तो क्या इस सिस्टम को खत्म कर दे? हाँ या ना बताइए।
बिल्कुल खत्म कर देते अगर हम डायरेक्टली उतना एम्प्लॉयमेंट क्या कर पाते, जनरेट कर पाते। अरे भाई, जब हम रामदीन को डायरेक्टली नहीं जो है वो काम दे सकते, तो अगर वो किसी के जरिए जो है वो काम की जगह पे पहुंच जाता है, तो हम उसके काम को कैसे रोक सकते हैं? कैसे हम बोले कि आप फलाने आदमी के जरिए मत आओ, डायरेक्टली क्या हो, हमारे जरिए आओ? तो इसका मतलब आपको मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि डायरेक्टली लोग आपके पास आ जाए। ऐसे जो भी लोग हैं जो डायरेक्टली एम्प्लॉयर के पास नहीं पहुंचते बल्कि किसी के जरिए पहुंचते हैं, वो पर्सन जो इनको काम पे रखते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्ट्रैक्टर। और वैसा लेबर जो डायरेक्टली एम्प्लॉयर के पास नहीं पहुंचा बल्कि किसके जरिए पहुंचा? कॉन्ट्रैक्टर के जरिए, वैसा ही वर्कर क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहलाता है। एक तो वैसे ही लेबर का बुरा हाल, ऊपर से सोच करके देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर का और बुरा हाल है या नहीं है? क्योंकि इसके लिए दो लोगों पे इसकी डिपेंडेंसी है। एक तो कॉन्ट्रैक्टर के रहमो करम पे है और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अलग। कह रहे कॉन्ट्रैक्टर के जो रहमो करम पे है वो कॉन्ट्रैक्टर क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि देख 900 रुपए दूंगा, करना है काम तो बता। जबकि इस कॉन्ट्रैक्टर ने जो पैसे दिए हैं रामदीन को, राम खिलावन को, अपने जेब से दिए हैं। किससे लिया है? जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, जहां पे उसको काम पे रखा, चीनी मिल हो सकता है, शुगर फैक्ट्री है, कोई भी चीज है, या कोई कंस्ट्रक्शन का साइट है, कहीं पे काम कर रहा हो, कह रहा है वहां से पैसा ले रहा है, अपना कट रख रहा है और उसके बाद पैसे दे रहा है। कहा गया कि इसी चीज को हमें रेगुलेट करना था। ध्यान से समझिए, ये एक्ट दो चीजों को लेकर के आया है। एक तो कहता है इसको क्या करेंगे, हम रेगुलेट करेंगे। और रेगुलेट करने का मतलब क्या हुआ? रेगुलेट करने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर, अभी सुनते रहिएगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर अगर कहीं काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो रेगुलर लेबर को मिलते हैं। तो उनको ये फैसिलिटी कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करे। पता चला, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं बन गया कॉन्ट्रैक्टर, आप लोग रामदीन, राम खिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया। अब आप सारे के सारे लोगों को मैंने यहां बुलाया कि आइए, यहां से ही तो काम पे भेजेंगे। 10 लोगों को जो है वो उस ट्रैक्टर पे बोला चढ़ जा ट्रैक्टर पे, और क्या सोच रहे, मर्सिडीज आएगा उनके लिए, तो चढ़ाया, बोला कि उधर निकल ले। किसी को जो है वो विक्रम वाला पीछे नहीं होता है, हाफ डल्ली, उस पर बिठाया, वहां चला जा। अब जब तक आप यहां पे बैठे हैं तब तक आपके लिए एक जो है वो बैठने लायक कंडीशन होना चाहिए या नहीं, जहां पे आप बैठे रह सके। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर ने बुलाया, बोला कि काम दूंगा, तो इस केस में काम देने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की, तभी तो बीच का पैसा भी ले रहा है। तो यहां पे दो आदमी को हमें रेगुलेट करना है, एक तो कॉन्ट्रैक्टर को और एक जो है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, कि भाई कॉन्ट्रैक्टर को भी इंसान समझ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी इंसान समझना, और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को कह रहे हैं कि भाई आप ही के जरिए तो ये काम करने जा रहे हैं, तो कम से कम आप इनको जो है वो सही फैसिलिटी क्या करो, प्रोवाइड करो। और जितनी भी फैसिलिटी एक लेबर को मिलता है जो कहां काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास डायरेक्टली काम कर रहे हैं, वो सारी फैसिलिटी इनको भी मिलनी चाहिए। यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब था किसी चीज को नियम के साथ चलाना। क्या कहलाया? रेगुलेट करना। और एक होता है आपका प्रोहिबिशन, यानी कि इस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम नहीं करेंगे। तो इस एक्ट के दो मेजर पर्पस, पहला रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड एबॉलिश द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। आप कहिएगा सर एबॉलिश तो खराब चीज हो गया। कहा कि पहले एबॉलिश नहीं करेंगे। अगर हम एबॉलिश कर रहे हैं तो किसी भी जगह पे जब स्थिति हमें क्या लगने लगे, ऐसी लगने लगे कि अब इनको रेगुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो सीजी के पास ये पावर है, फरमान जारी करेंगे, ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई करेंगे, किसमें? ऑफिशियल गजेट में, और कह देंगे कि इस तरह के एम्प्लॉयमेंट में खबरदार जो किसी ने किससे काम करवाया। लेकिन ऐसा करने से पहले बहुत सारे बातों का क्या रखेंगे, वो ध्यान रखेंगे। तो अब इस पूरे के पूरे एक्ट में हमें देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कैसे रेगुलेट करेंगे, और वो कौन सा पल होगा, कौन सा सिचुएशन होगा, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे जिस केस में हम बोलेंगे कि इस तरह के काम में कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम नहीं कराया जाए। तो रेगुलेट भी करेंगे और एबॉलिस्ट भी करेंगे, खत्म भी करेंगे। रेगुलेट करने के दौरान हम अगर ये कंडीशन ना रखें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम कराते हो तो हमें बताओ कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम कराते हो, सपना थोड़ा ना आएगा रेगुलेटरी बॉडी को। रेगुलेटरी बॉडी जो उन चीजों को रेगुलेट करेंगे, तो कहा कि आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि आप अगर अपने पास एक इतने नंबर से ज्यादा जो है वो वर्कर को रखते हो, किस लिए?
कि आपको क्या कराएंगे, काम पे भेजेंगे, तभी ना वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाएगा। तो कहा अगर इतने लोगों से ज्यादा लोग आपके पास है तो आपको भी अपने आप को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए ताकि हम ध्यान रख सके कि यहां इतने कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं इस कॉन्ट्रैक्टर के पास, और ये वो एस्टैब्लिशमेंट है जहां पे इतने कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर हमें पता ही नहीं रहेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि वहां पे जो है वो कोई जो है वो मिसहैपनिंग हो रहा है, या उनके साथ सही रवैया नहीं हो रहा है, या उनको कम पैसे दिए जा रहे हैं, उनको समय पे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें ये सारा का सारा चीज क्या हो, पता चले, तो कहा कि ये सारा का सारा चीज जो है वो हमें पता तब चलेगा जब हम क्या करते हैं, जब हम इसके लिए पहले से प्रोविजन बताते हैं, जहां पे कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को क्या करना पड़ेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपने पास रखना चाहते हो तो पहले अपने आप को क्या कीजिए, रजिस्टर कीजिए और लाइसेंस लीजिए। कहा ठीक है, उससे क्या होगा, कहा उससे हम आपके ऊपर रूल बनाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और अगर हमें पता है कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करते, आपने रजिस्टर करवाया है और ये फैसिलिटी नहीं है, तो हम धमकेंगे कभी भी, अतिथि तुम कब आओगे बिना बताए हुए, और तब देखेंगे कि ये फुलफिल आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि फैक्ट्री रूल में कहा गया कि अगर इतने लोग काम करते हैं तो रेस्ट रूम प्रोवाइड कीजिए, कैंटीन प्रोवाइड कीजिए। अरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी तो इंसान है, वो भी तो काम कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर बुला करके बैठाए हुए सुबह से शाम तक, वहां पे भी जो वॉशरूम और बाकी जैसा फैसिलिटी होना चाहिए या नहीं, तो यही बस इन्होंने रेगुलेट करने में बताया है। तो चलिए अब हम जरा डिटेल में देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में कॉन्ट्रैक्टर किसको कहेंगे, किस तरह के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, यानी कितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर के काम करने पे ये एक्ट वहां पे क्या होगा, एप्लीकेबल, और इस एक्ट के तहत कौन कौन सा फैसिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को दिया जाएगा, क्या तरीका रहेगा रजिस्ट्रेशन करने का इस्टेब्लिशमेंट को जहां कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करेंगे, क्या तरीका होगा कॉन्ट्रैक्टर को अपने आप को क्या करने का, लाइसेंस लेने का, अगर उसके पास क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। अगर फैसिलिटी नहीं दिया गया तो इनके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, क्या फाइन पेनल्टी इंपोज किया जाएगा, ये सारा कुछ हमें पढ़ना है। तो शुरू करें पढ़ना। तो मैंने बोला दो मेन ऑब्जेक्टिव, पहला कॉन्ट्रैक्ट लेबर को क्या करना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ही रेगुलेट करो। कहा कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रेगुलेट करने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए जो प्रोविजंस हैं वो बनाइए ताकि उनको वो फैसिलिटी क्या हो, मिले, और अगर नहीं पॉसिबल हो तो क्या कर दें, एबॉलिस्ट कर दें। तो यहां पे ये एक्ट आपका कब से आया है फोर्स में, सही में बोलिए तो ये कोई याद रखने वाली बात नहीं है, बस एक ही दुख की बात है कि आपका एग्जाम में 20 मार्क्स क्या है, बस उसी बुरे दिन के लिए लिखा है, अदरवाइज वो दिमाग पे सिर्फ प्रेशर है। कल के डेट में जब काम करने के लिए आइएगा, जब सीएस बन जाइएगा, कोई काम नहीं है उन चीजों का कि कब आया क्या हुआ। उस समय जो प्रोविजन आगे पढ़ाऊंगा वो याद रहना चाहिए ताकि उसके बेसिस पे आप जाकर के ऑडिट कर सके कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर अगर काम कर रहा है तो सही तरीके से उसको फैसिलिटी दिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर सफर फ्रॉम लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटीज, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, कैजुअल नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लो पेमेंट। ये सब हमें पता है, ताकि अगर ये पता है तो इनका ऑब्जेक्टिव है कि उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन क्या किया जाए, उनका एक्सप्लॉयटेशन रोका जाए, कि उनको अनरीजनेबली कोई एक्सप्लॉयट ना करे, और एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कहा कि किस किस सिचुएशन में, कहा कि इन सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जो है हम काम करवाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। कहा कि किन सिचुएशन में आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम करवाना बंद कर देंगे, तो कहा कि अगर कोई भी ऐसा काम है जो काम आपका जो है वो पेरिनियल नेचर का है, पेरिनियल का मतलब परपेचुअल, यानी जो काम ये नहीं कि आज हुआ और कल उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा वर्क है जो रेगुलर बेसिस पे ह्यूमन बीइंग के किसका रहेगा, यूज का रहेगा। तो कहा गया कि ऐसे केस में हम बोलेंगे कि जो काम टेम्पोररी बेसिस पे है ही नहीं, रेगुलर बेसिस पे है, तो वहां आप किसको एम्प्लॉय करो, फुल टाइम लेबर को करो, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम मत करो। देखिए सिचुएशन ही तो हम देख रहे हैं कि किस सिचुएशन में हम वहां पे कौन सा वर्कर को काम करने से मना कर देंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट। देखिए किसी को फैसिलिटेट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उल्टा कर दें। देखिएगा जब मैं आपसे बात करूंगा फेमा में, तो वहां पे आपसे बात करूंगा कि बहुत सारे PROI है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया से बाहर की कंपनी, उनको कहा गया कि इंडिया में आकर के आप इस तरह का काम नहीं करेंगे। और इसी तरह के काम में एक खास तरह का काम है, और वो है कि आपने श्री महिला गृह उद्योग का नाम सुना है। राजस्थान में पापड़ जो है
वो बहुत अच्छा बनता है, वहां का क्लाइमेट ऐसा है, मतलब जो भी पापड़ या जो भी चिप्स जैसा चीज है, तो पहले भी जो है वो अच्छा बनता था, लेकिन वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो रेस्ट्रिक्शन, एक तो वैसे ही कुछ जगह रेस्ट्रिक्शन है, उसमें मैंने जहां तक सुना है राजस्थान में और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन। अगर कोई वुमेन जो है वो मदद भी करना चाहती है कि चलो दोनों मिलकर के इस काम करेंगे तो शायद अगला जनरेशन क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। तो रामदीन का साथ राम दुलारी देना चाहती, वो भी मेहनत मजदूरी करना चाहती है, लेकिन फिर यहाँ पे कल मुही दिस मुही तो दैट मुही चल रहा है सासू का। तो ऐसे केस में जो है एक जो है वो वहां पे संस्था आई और उन्होंने कहा देखिए अब दो तरीका हो सकता है, ऐसे सिचुएशन में एक को बगावत करवा दो, उनके हाथ में भी जो लठ डंडे सब दे दो और बोलो कि जो ऐसा बोलो सर फोड़ दो, वन सॉल्यूशन। अनदर सॉल्यूशन है कि वहां पे जो है वो एक ऐसी संस्था है जिन्होंने वहां के कल्चर को समझा और बोला कि आग लगाने की बजाय आग बुझाया जाए। और क्या कहा उन्होंने कि आपको बाहर निकलने की आजादी नहीं है, घर पे तो काम करने की है। तो बोला दिन भर घर में ही तो काम ही तो करते रहते हैं, तो पापड़ बना सकते हैं। बोला जिंदगी भर पापड़ ही तो बेले हैं। तो कहा कि बेलिए, लेकिन अब आप इस स्पेसिफिकेशन के साथ बेलिए। और उन्होंने बस थोड़ा बता दिया कि ऐसा ना हो कि एक पैकेट में एक ज्यादा नमकीन और एक कम नमकीन, जब घर में बनता है तो हो सकता है। उन्होंने बता दिया कि 1 केजी में इतना, इससे इस पैमाने से मेजर कर करके आपको डालना है, इतना जो है वो प्रिजर्वेटिव डालना है। उन्होंने बनाया, उसके बाद कंपनी आती थी सुखा उखा करके, कंपनी आई वहीं पे काउंट की और उनको हाथों हाथ पैसे दे दी। अब मुझे बताइए उन्हें बाहर जाना पड़ा, पैसे आए, इससे कोई अच्छा बिजनेस की ना उन्हें बाहर निकलना पड़ा, ना कुछ घर का भी ध्यान रखे हुए हैं और पैसे भी आ गए और मदद भी हो गई। अगर ऐसा हो गया तो बताइए उनके लाइफ स्टाइल अच्छा हुआ या नहीं? तो दो तरीके, एक होता बगावत करवा दिया जाता और एक होता ये उपाय कर दिया गया। कौन सा अच्छा लगा? लेकिन ये उपाय कौन समझ पाएगा जो यहां के कल्चर में रहा है। घर में झगड़ा हो दो तरह की बात, जिसने जो बोला सर फोड़ दे, परिवार है आज ऐसा है कल ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा मिल करके रहो, ये भी हो सकता है। दोनों अप्रोच होता है, दोनों अप्रोच से लोग चलते। तो वैसे ही कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हटाने से पहले जरा सोचिए, आप अच्छा करने गए और उसका क्या ना कर दीजिए, बुरा ना कर दीजिए। पता चला कि जो कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम मिलता था वो भी काम नहीं मिला, तो कहा गया कि पहले देख लीजिए ये काम कैसा है। बोला यार रेगुलर बेसिस का काम है, अगर ये काम आज बंद होने वाला था तब ना, इस काम में हमेशा लोगों की जरूरत होगी, तो उनकी मजबूरी है कि लोगों को रखेंगे ही रखेंगे, इसलिए यहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखने की जरूरत नहीं है। कहा और कहा इफ द वर्क इज इंसिडेंटल टू एंड नेसेसरी फॉर द वर्क ऑफ अ फैक्ट्री। इंसिडेंटल का मतलब होता है जो चीज उससे जुड़ा हुआ हो। जैसे अगर मान लीजिए कि कार बनाने वाली फैक्ट्री है, तो कार जो है वो बिना टायर के मस्त चलेगा, टायर की तो जरूरत होती नहीं है, कार में होती है। तो अब एक तरफ आप कार बनाने वाला फैक्ट्री है और वो खिलौना वाला अलग है, वो तो घोड़ी वाला हो गया कि उसमें बैठ गए और ऐसे ऐसे करके जो जा रहे हैं। तो एक जो है वो आपने कार तो बना लिया, लेकिन बिना टायर के वो कार तैयार होकर के चलेगा रोड पे? कहा नहीं। तो कहा जब तक कार का डिमांड है तब तक किसका डिमांड है? तो कहा कि टायर बनाने वाले कंपनी में भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं बल्कि किनको रखो। तो हम ये देख रहे जहां जहां हो सके वहां से हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को क्या करते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं, ताकि रेगुलेट करना कभी जगह पे हमें रेगुलेट करना रहा। कहा इफ द वर्क is of the nature that it can employ considerable number of whole time workmen। कह रहे हैं कि भाई यहां पे होल टाइम ये नहीं कि आज 4 घंटे के लिए, आज 5 घंटे के लिए, रेगुलर मैनर में हमें 10-5 वर्कर क्या करने पड़ते हैं, रखने ही पड़ते हैं। कहा और कहा कि इफ द वर्क कैन बी डन बाय ऑर्डिनरी और रेगुलर वर्कर। कहा कि अगर इनमें से कोई सिचुएशन दिख रहा है तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, हर जगह से धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को क्या करते जाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा ना दिखे तब तक कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, और हम उनको क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे और उनको फैसिलिटेट करेंगे। तो कहा ठीक है करो फैसिलिटेट। तो कहा सबसे पहले फैसिलिटेट करने में 2 बात आती है, एक तो वो कॉन्ट्रैक्टर और एक वो जगह जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो कहा पहले ये तो बताओ कि ये एक्ट एप्लीकेबल कहां कहां रहेगा। कहा कि ये एक्ट 2 लोगों पे एप्लीकेबल होगा, एक कॉन्ट्रैक्टर और एक जगह जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या कर रहे हैं। तो कहा कितने, तो कहा कि हर वो एस्टैब्लिशमेंट जहां पे कितने 20 या 20 से ज्यादा वर्कमैन अगर काम कर रहे हैं किसी भी दिन, कब, प्रीसीडिंग, और प्रीसीडिंग 12 मंथ का मतलब आप समझ रहे हैं।
अगर मैं ये तय करने के लिए जाऊं कि आज यहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, तो मुझे आज से कितने महीने पहले जाना है? 12 महीने पहले जाना। उस 12 महीने में एक भी दिन, एक भी पल के लिए रेगुलर बेसिस पे अगर 20 या 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करते तो मेरे ऊपर यह एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं? हो सकता है कि 4 महीने तक जो है वो मेरे पास जो है वो क्या था, 20 लोग थे और उसके बाद 2 लोग काम छोड़ के चले गए, तो उसके बाद 18 हो गए। बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक भी दिन के लिए एक भी, लेकिन किस बेसिस पे? याद रखिए, ये रेगुलर बेसिस पे है, कैजुअल बेसिस पे नहीं। ये नहीं कि आज मेरे पास ढेर सारा सामान आया हुआ है, रॉ मटेरियल, तो आज हमने 20 मजदूर को बुला लिया, तो 20 मजदूर शाम तक सारा माल फेंका और चला गया, उसको काउंट करेंगे? नो। सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट करेंगे? रेगुलर बेसिस पे कोई काम करने के लिए आया और 5 ही दिन में चला गया, पॉसिबल है या नहीं? डेथ हो गई बंदे की, पॉसिबल? अब बताइए, उस एक के कारण 20 का आंकड़ा टच हो गया और उसके मरने के बाद फिर 19 ही रहा और वो 5 ही दिन तक जिंदा रहा। अब वहां पे ये एक्ट वर्क करेगा या नहीं? बताइए वाइट, करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था? रेगुलर हुआ था। भले वो 5 दिन के बाद मर गया, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था? लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने 10 लोगों को, वहां पे कंटिन्यूअसली जो है वो 19 लोग काम कर रहे हैं और 10 लोगों को मैंने बुलाया पूरे 2 दिन के लिए, क्योंकि बहुत सारा रॉ मटेरियल आया हुआ था, सबको जो है वो फैक्ट्री के भीतर फेंकना है। अब बताइए, क्या यहां पे वो काउंट होंगे 20 में? नहीं, जबकि वो 20 लोग हैं फिर भी। कहा क्यों? क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे 3 लोग आए, 2 ही दिन में चले गए, का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भी दिन में अगर चला जाएगा तो भी वो आंकड़ा जैसे ही 20 का टच हुआ, तो एक भी दिन, एक भी पल, और क्या होना चाहिए, किस बेसिस पे? रेगुलर बेसिस पे। लॉ जो कहता है वो कहता है, लॉ बहुत सिंपल है, हम कॉम्प्लिकेट करते, लॉ ने बस इतना ही बोला। अब हम अपने दिमाग में क्या सोचने लगते, सर ये कोई बात हुआ? तो नहीं, फिर आप ही बात सुनाइए, आप ही जो है वो एक्ट बनाइए। हम लोगों को एक्ट बनाना है या समझना है? तो इस एक्ट ने यही बोला है कि अगर रेगुलर बेसिस पे पिछले 12 महीने में एक भी दिन, एक भी पल के लिए कितने लोग हैं, और इतने बार जोड़ देने का पर्पस क्या है, केस लॉ में अगर रहा तो हमारा कंक्लूजन इसी तरीके से पहुंचना चाहिए, तो वहां पे ये एक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये तो एक बंदा हो गया जिसका नाम क्या है, इस्टेब्लिशमेंट, यानी जो काम देगा। अब जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर में, तो एक और भी तो इंसान है जिसका नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टर। कहा वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? कहा होगा, बशर्ते उसके पास कितना आदमी है। हाँ जी, यानी अगर आप जो है वो मान लीजिए कि विराट सोचे कि जो है वो पीजी का खर्च महंगा पड़ रहा है, तो अब थोड़ा सा किसका काम शुरू कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम शुरू कर देते, और ये बन गया कॉन्ट्रैक्टर। अपने भीतर अंकित, सचिन और क्या नाम है आपके नए फ्रेंड का, हाँ तेजस, मनीक, तेजस, इनको बोले भाई मेरे भीतर कॉन्ट्रैक्ट लेबर बनेगा क्या? पहले तो सबने ऐसे ऐसे किया, फिर बोला कि चल भाई काम दिला देगा, तो क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। ऐसे करते करते उन्होंने जो है वो कितने लोगों को अपने भीतर कर लिया। जब तक 20 नहीं किए थे तब तक जो है वो इनके ऊपर कोई जो है ये एक्ट एप्लीकेबल, जैसे ही 20 होगा, देखिए ना आगे एक्ट में पढ़ेंगे कि कहते हैं ना कि जिसने जो है वो राक्षस पाला है उसे राक्षस को टक्कर करने आना चाहिए। जो पाकिस्तान का नॉर्मली हाल कि अगर आपने आतंकवादी को पाला है तो कल के आपके ऊपर भी वो क्या करेगा, हमला करेगा ही। तो ये जो उन लोगों को जो है वो अपने पास रख रहे हैं, जैसे ही जो है वो 20 से ज्यादा होंगे वैसे ही उनके रेस्ट रूम का भी इंतजाम। आप कहिएगा रेस्ट रूम, कॉन्ट्रैक्ट लेबर आकर के क्या यहां पे सोएगा, ऐसा करेगा? तो देखिएगा क्या करेगा। बोला गया कि इस एक्ट के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होने शुरू हो, लेकिन अगर 20 से कम है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। कहा ठीक है, ताकि अगर सीजी चाहे तो किसी भी जगह पे जहां पे काम करने वाले, कौन से लोग काम कर रहे हैं, यहां आम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बाकी और जो लेबर है उससे हमें लेना देना। हो सकता है कि स्टैब्लिशमेंट है जहां 50 लोग काम करते हो, लेकिन वहां सिर्फ 10 कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करते हो, तो बताइए वहां पे प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, ये सब एक्ट लगेगा या नहीं? कहा वो सब अपनी जगह लगेगा, लेकिन वहां पे जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट एप्लीकेबल, क्योंकि इसके लिए 20 कैसे लोग होने चाहिए,
ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर के पास 20 कॉन्ट्रैक्ट लेबर होने चाहिए। कहा ठीक है, अगर सीजी को लग रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि फलाने जगह पे सिर्फ 10 लोग हैं, लेकिन वहां स्थिति सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? अरे भाई, जब वहां लॉ ही नहीं है तो बिना लॉ के कौन रामदीन बंसी बिरजू हरिया की सुन रहा है? लॉ बने रहते हैं तब तो उन्हें कोई समय पे पैसे नहीं देना चाहता है, और अगर वहां पे कोई लॉ ही नहीं, जब तक कोई लॉ नहीं तब तक कोई कॉन्ट्रावेंशन होगा? अरे भाई, कॉन्ट्रावेंशन का पहला ही रूल है, इफ देयर इज एनी लॉ एंड दैट लॉ हैज बीन ब्रीच्ड देन ओनली इट इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्ट्रावेंशन। तो कहा जब कानून ही नहीं तो कानून का उल्लंघन कैसा? कहा ठीक है भाई। तो ऐसे केस में उन्होंने कहा कि अगर वहां पे 10 या 10 से क्या है, 20 या 20 से कम लोग, कहा 20 है तब तो वैसे ही एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर वहां 10 लोग भी हैं तो सीजी चाहे तो वहां के कंडीशन को देखते हुए चीजों को क्या कर सकते हैं? अब ये जो एप्लीकेबल कर सकते हैं, कंडीशनली भी कर सकते हैं और अनकंडीशनली भी। और अनकंडीशनली का मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, और कंडीशनली का मतलब हुआ कि कुछ प्रोविजन क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे। हो सकता है एक इस्टेब्लिशमेंट में, वो इस्टेब्लिशमेंट मान लीजिए सचिन का है, तो गवर्नमेंट को लगा शरीफ बंदे हैं तो छोड़ दिया। दूसरा जो इस्टेब्लिशमेंट, वो मान लीजिए अंकित का, ये भी शरीफ है लेकिन उनसे ज्यादा शरीफ है, तो अब जो है ये अंकित का, आज किनका ख्याल रख रहे हैं? नहीं रख रहे हैं? नहीं, अच्छा अच्छा, आज है कहां मुस्कान? अच्छा यहां है, ओके ठीक है। बेचारे देखिए कितना अच्छा रोजगार मिला था। यही है कि जीवन है ये, कभी भी किसी का रोजगार क्या हो सकता है, इसीलिए कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए कि पल में आपको रोजगार मिल सकता है और पल में आप रोजगार से क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। अरे प्रेरणा गायब, अच्छा है, वेरी गुड। देखिए तो कितना सुधर गए, ऐसे तो मेरे आंख से आंसू आ जाएंगे। देखिए इतना एकाएक जो है आज ये चारों इतने शरीफ हो गए। भाई अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो समझ लीजिएगा कि ज्यादा खुशी के मारे क्या हो गया है, कुछ हो गया है। चलिए, तो अब कह रहे हैं कि एक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो श्री श्री 8 अंकित जी महाराज का, तो अब जो है वो एक इस्टेब्लिशमेंट इनका और एक किनका? सचिन का, दोनों में 10-10 लोग काम करते हैं। सीजी को लग रहा है कि वो जो है थोड़ा फैसिलिटेट करेंगे ही, सचिन दयालु व्यक्ति है। अब अंकित नहीं करेंगे, इसलिए इनके ऊपर क्या कर सकते हैं? एप्लीकेबल कर सकते हैं। क्या अंकित इस बात के लिए कह सकते हैं कि मेरे ऊपर क्यों एप्लीकेबल किया? नहीं, सीजी बोलेगी चल फुट ले, हम आपके ऊपर क्या करेंगे? एप्लीकेबल करेंगे। लेकिन एक चीज जरूर इन्हें देंगे, और वो कितने दिन का समय? कम से कम 2 महीने का क्या देंगे? नोटिस। ऐसा इसीलिए देंगे ताकि सारे इंतजाम कर लो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट के प्रोविजन आपके ऊपर क्या होने वाले हैं? एप्लीकेबल होने वाले हैं। क्लियर है ये चीज? लेकिन यहां पे एक बात देखिए, जो नीचे पर्पल में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू होम एस्टैब्लिशमेंट इन विच वर्क इज एन इंटरमिटेंट, और एकदम ध्यान से कहा कि उस एस्टैब्लिशमेंट पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा ही नहीं जो किस नेचर का है। इसका मतलब बताइए, अगर वहां पे 40 कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं तो ये एक्ट एप्लीकेबल होगा? 400 का कितने भी लोग काम करें तो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां उन्होंने लिखा है कि अगर यहां पे इंटरमिटेंट और किस नेचर का काम हो रहा है, जरा समझ लेते हैं कि क्या मतलब है, ये क्या डिफाइन कर रहे हैं इंटरमिटेंट और कैजुअल को, क्योंकि हर एक्ट तो अलग अलग चीजों को डिफाइन करता है। आपको क्या लगता है ये क्या होगा, कैजुअल और इंटरमिटेंट का मतलब? हाँ, मतलब उस एस्टैब्लिशमेंट में रेगुलर वर्क नहीं होता है जैसे, लेकिन सीजनल फैक्ट्री अपने आप में भी तो रेगुलर है, लेकिन वहां भी जो है वो एक पर्टिकुलर डेट काम नहीं होता है। तो 2 तरह के हमारे पास है, एक नॉन सीजनल वर्क है और एक क्या है? सीजनल। तो देखिए यहां इन्होंने दोनों को डिफाइन कर दिया और कहा कि इन केस ऑफ कौन सा? नॉन सीजनल इस्टेब्लिशमेंट। सीजनल इस्टेब्लिशमेंट उस इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं जहां पे 180 डेज से क्या हो, कम काम हो, उसको क्या कह देते हैं? सीजनल। जैसे शुगर फैक्ट्री वगैरह हो गया, चीनी मिल वगैरह, साल में कुछ ही महीने तक जो है खेती होती है शुगर के, इनकी ईख की, गन्ने की, जो भी बोलिए, तो इसीलिए ये फैक्ट्री ज्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। और अनफॉर्चुनेटली शुगर केन को जो है हम कोल्ड स्टोरेज में
ज्यादा नहीं रख पाते। उसका नेचर ऐसा होता है कि फिर उससे चीनी सही तरीके से, जैसे आप देखिएगा फ्रिज में सारे सब्जी आप नहीं रख सकते हैं। जैसे केला आप पहले दिन ही फ्रिज में रख लीजिए, अगले ही दिन खराब हो जाए, क्योंकि वो फ्रिज में नहीं रखा जा सकता है। उसका प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है। कुछ कुछ इस तरह की चीज होती है। उसी में क्या है, आपका गन्ना, जिसको कोल्ड स्टोरेज में आप ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व नहीं कर सकते। इसलिए चीनी मिल जो है वो सुनते होंगे साल में आधे दिन ही क्या होते हैं, चलते हैं। तो कहा कि उसमें भी अगर नॉन सीजनल है, इसका मतलब रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन उस एस्टैब्लिशमेंट में देखिए क्या हो रहा है, द वर्क परफॉर्म इज नॉट मोर देन। मुझे एक बात बताइए, जो सीजनल एस्टैब्लिशमेंट है वहां आप कहते हैं कितने दिन काम होता है, 180 डेज से कम। ये कैसा नॉन सीजनल एस्टैब्लिशमेंट है, कमबख्त नालायक निकल गया। जहां पे जो है वो कितने दिन काम हो रहा है, 120 दिन से। रेगुलर जो एस्टैब्लिशमेंट है, और रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट में काम कितने दिन हो रहा है, 120 दिन से कम। तो मुझे बताइए क्या रेगुलर नेचर हुआ, नो। कहा कि अगर ऐसा है तो वहां पे जिसको बुला बुला करके उसे काम कराना है, क्या करने दो, काम करने दो। वहां पे ये एक्ट एप्लीकेबल, जब वहां पे रेगुलर बेसिस पे होने लगेगा तो फिर वो भी इस दायरे में आएगा या नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। 120 दिन से ज्यादा काम होगा तो इस दायरे में आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि अगर सीजनल एस्टैब्लिशमेंट है तो कहा कि 60 दिन से ज्यादा काम, अगर कहीं पे 60 दिन काम हो रहा है सीजनल फैक्ट्री में तो वहां एप्लीकेबल होगा, होगा। और अगर रेगुलर वाले में 120 या उससे ज्यादा दिन हो रहा है तो होगा। तो इसका मतलब देखिए पहला कंडीशन, सीजनल अगर कोई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट है जहां पे सीजनल वर्क होता है तो वहां कम से कम 60 दिन काम होने चाहिए, और कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 20। अगर कहीं रेगुलर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट है तो पूरे साल में कम से कम कितने दिन काम होने चाहिए, 120। और कम से कम जो है वो कितने लोग वहां होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, 12 महीने में एक भी दिन एक पल के लिए कम से कम। और वो किस बेसिस पे, क्लियर है सारा बात। तो देखिए अब अगर हम पूरे के पूरे चीजों को क्लब करें तो कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट जो एप्लीकेबल होगा उसके लिए हमने दो पार्ट में एस्टैब्लिशमेंट को बांटा। एक जो एस्टैब्लिशमेंट नॉन सीजनल है और एक क्या है जो सीजनल है। अगर नॉन सीजनल है तो वहां पे कम से कम 120 दिन काम होना चाहिए, और पूरे 12 महीनों में से कभी भी एक भी दिन एक भी पल के लिए रेगुलर बेसिस पे 20 कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करते हो। और अगर वो आपका सीजनल है तो वहां कम से कम 60 दिन 12 महीने में काम हुआ हो, और वहां पे कम से कम 20 लोग जो है वो रेगुलर बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में क्या करते हो, काम करते हो। हमारा इस बात से कोई लेना देना और कोई जुरिडिक्शन नहीं है कि वहां पे ग्रेच्युटी, बोनस, प्रोविडेंट फंड कौन सा और एक्ट एप्लीकेबल है, क्योंकि अभी जिस एक्ट की हम बात करें सिर्फ उसी का जिक्र करेंगे, बाकी एक्ट को बीच में नहीं लाएंगे। क्लियर है ये बात, कहा ठीक है। अब कहा कि इसमें सारे वर्कर भी तो बहुत सारे होते हैं, काम करने वाले नहीं होते हैं, स्किल्ड होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, मैनेजेरियल होते हैं। तो जब रेगुलर बेसिस पे मैनेजेरियल होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी तो मैनेजेरियल वर्क कोई कर सकता है, नहीं कर सकता। तो कहा गया कि कौन कौन से वर्कर इस दायरे में आएंगे। तो कहा सबसे पहले कि वर्कमैन के दायरे में सारे लोग आएंगे, चाहे वो स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, मैनुअल, सुपरवाइजरी, क्लरिकल वर्क, सारे के सारे को इसमें क्या कर दिया, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे क्या हो। इसका मतलब बस इतना ही है, डेफिनेशन को ब्रॉड रखा, डेफिनेशन को बड़ा रखा। इसीलिए बड़ा रखा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एक्ट के दायरे में क्या हो सके, कवर हो सके। और जब एक्ट के दायरे में ही अगर रामदीन कॉन्ट्रैक्ट लेबर के दायरे में ही नहीं आएगा तो क्या रामदीन को हम फैसिलिटेट कर पाएंगे इस एक्ट के जरिए, क्या हर बंसी बिरजू हरिया उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने मैनुअल से लेकर के स्किल्ड से लेकर के अनस्किल्ड सबको शामिल कर दिया। चाहे कंस्ट्रक्शन के साइट पे कोई भी बंदा जो है वो सिर्फ ईंट क्यों ना पकड़ा रहा हो तो उसके ऊपर भी लगेगा, चाहे कोई जो है वो राजमिस्त्री हो, जो कि राजमिस्त्री बोलते हैं ना, मेशन, जो है वो जोड़ाई का काम कर रहे हो, चाहे कोई बहुत शानदार जो है वो आर्किटेक्ट करने वाला ही बंदा क्यों ना हो। कहा गया कि सब लोग इस दायरे में आएंगे बशर्ते वो लोग क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो, और किसी भी जो है वो स्किल्ड के हो, स्किल्ड अनस्किल्ड सुपरवाइजरी सब में होंगे। अभी तक का डेफिनेशन इतना ही बोला, लेकिन जरा मुझे बताइए प्रोटेक्ट करने की जरूरत किसको पड़ती है। आप लोगों ने देख लिया होगा, प्रोटेक्ट करने की जरूरत किसको पड़ती है। सही में बोले तो जो कमजोर हो, मेरा पैसा कोई रोक ले,
क्या रोक पाएगा? लेकिन रामदीन का रोक लेगा। मुझसे अगर किसी को काम कराना रहे, चाहे कंसल्टेंसी रहे, गरीब आदमी का जवानी तब खुलता है जब अकाउंट में टन से मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ दिस मच ऑफ अमाउंट फ्रॉम दैट पर्सन। बस यही मैसेज मुझे अच्छा लगता है जब एसएमएस का आए, तो बाकी नहीं। और अगर कोई कॉल करता भी है और पूछता है सर अकाउंट नंबर शेयर कर देंगे, कुछ ट्रांसफर करना, मोस्ट वेलकम। इसके अलावा जब कोई फोन आता है तो पता है कोई ना कोई मांगेगा ही या कोई ना कोई बकवाएगा ही। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी, जैसा मैंने आपको बोला, मैं अब कंसल्टेंसी इंडिया में बिल्कुल नहीं ही दे रहा हूं, ना के बराबर 10 से 1 यूएसए और यूके बेस्ड कंसल्टेंसी रहती है। जब जैसे ही जो है वो पढ़ाऊंगा आपको फेमा में फॉरेक्स अकाउंट क्या होता है, तो जैसे ही जो है वो आता है दिस मच ऑफ डॉलर हैज बीन क्रेडिटेड इन योर एनआरई अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, अच्छा फील होता है, गुदगुदी सा थोड़ा लगता है। और रात के 1 बजे भी अगर वो पूछ रहे होते हैं कि हमारा, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग इसी में कंसल्टेंसी देता हूं, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग आपका प्रोफेशनल में एक सब्जेक्ट है और यही मेरा पीएचडी का भी पेपर भी है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो उसमें जब वो बोलते हैं तो रात के 1 बजे भी यकीन मानिए आवाज में ऐसे ही खनक होती है, कोई सिकन नहीं, बिल्कुल लाइव है, टनाटन दनादन। उनके लिए दिन है, मेरे लिए रात है, कोई बात नहीं है, और सुबह तक रहेंगे। बस वहां से बजाते रहो, वो आवाज बस आते रहे टुन, और हम क्या हैं, आपके साथ हैं। तो जरा सोचिए, मेरे पैसे जब मेरे अकाउंट में आएंगे तब मैं उनको सलाह दूंगा कि आपके लिए ये चीज करना होगा। लेकिन रामदीन दिन भर काम करता है और जब जाने लगता है तो भी लोग किचकिच करते हैं, और तुझे तो देखा था, तू तो उतने देर तक, कभी तुझे देख रहा था, तो काम कब किया है? मालिक काम तो किया, वो तो ब्रेक में गए थे, तो वो ब्रेक ही लेता रहता है दिन भर। खुद 4 बार सो के उठा है, क्यों? खाना खाया, थक गया, इसीलिए सो गया। अब चूंकि सो गया इसलिए फिर भूख लग गई, तो फिर क्या किया? खाना खाया। फिर चूंकि खाना खाया तो खाने में क्या हो गया? थक गया, तो फिर क्या गया? सो गया। और इधर उसको कह रहा है कि तुझे 10 मिनट वहां देखा था और 5 मिनट वहां देखा था। तो यहां पे जो जितने अच्छे कैपेसिटी में, उसके पैसे को कोई रोक नहीं सकता, उसके पास बार्गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, ये नहीं तो कोई और सही। वही बोला ना कि अगर आप स्मार्ट हैं, आप टनाटन रहते हैं, जा तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, किसी तरह से लटके थे कहीं पे, हाँ जो बोलो सब मंजूर है। तो ये हर जगह है, चाहे आप जो है वो पढ़ाई में हो, चाहे किस में हो, चाहे जनरल लाइफ में हो। तो यहां पे उन्होंने साफ कहा कि भाई देखिए, इस जगह पे किनको किनको शामिल नहीं किया, जरा ये देख लीजिए। ए पर्सन एम्प्लॉयड मेनली इन किस पोजीशन? जो मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में है। सही में रामदीन है? नहीं, वो वक्त का मारा नहीं, वो तो मैनेजेरियल कैपेसिटी में है, उसके साथ जाति उतनी नहीं हो पाएगी। ए पर्सन एम्प्लॉयड इन किस कैपेसिटी? अब याद रखिए, हमारे लॉ में अमेंडमेंट का बड़ा अजीब तरह का कानून है। लोग सोए रहते हैं, नींद खुलती है। जिस दिन यहां नींद खुलेगा, एक ही बार यहां पे देखिएगा 5,000 करेंगे, 10,000 करेंगे, 15,000 करेंगे। अभी नींद नहीं खुला है तो क्या लिखा हुआ है? बहुत पुराने समय से इसीलिए है। लेकिन मेन कंसर्न है वो किस कैपेसिटी में है? सुपरवाइजरी कैपेसिटी में है। और उन्हें 500 रुपए पर मंथ से क्या मिलते हो? एनी फाइन डेज में आपको चेंज दिख जाएगा। बहुत सारे अमेंडमेंट लेबर लॉ के लिए गए हुए हैं, तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुपरवाइजरी कैपेसिटी में अगर कोई है तो उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल। इसका मतलब वो इस एक्ट के जरिए अपना प्रोटेक्शन, क्योंकि वो इस एक्ट के तहत वर्कमैन ही नहीं है, वो वर्कमैन रहेगा तभी तो इस एक्ट में क्या ले पाएगा? प्रोटेक्शन ले पाएगा। ए पर्सन एक्सरसाइज फंक्शन, ज्यादातर कौन सा फंक्शन कर रहा है? और या फिर वो कौन सा वर्कर है? ऑट वर्कर। पता है ऑट वर्कर का मतलब है कि आप अपने घर पे काम करते हैं और काम करके मुझे दे देते। जैसे आप लिज्जत पापड़ के लिए मान लीजिए कि घर से जो है वो पापड़ बनाते हैं और बना करके कंपनी को क्या कर देते हैं? भेज देते हैं। तो आप क्या कहलाएंगे? ऑट वर्कर। बीड़ी वर्कर, बीड़ी बनाने वाला अपने घर में जो ऐसे नाखून में लगाते, ऐसे ऐसे करके बीड़ी बनाया, बंडल बनाया और उसको कहां भेज दिया? कंपनी को जो है वो भेज दिया। ये क्या कहलाएंगे? ऑट वर्कर। तो ऑट वर्कर इस कैपेसिटी में नहीं आते हैं। सही में बीड़ी का देखिएगा, अगर कोई मौका लगेगा, ये उंगली में जो है वो बड़ा सा एक टीना जैसा पहनेंगे और बड़ा नुकीला सा रहता है, और उससे वो आगे के पोर्शन को मोड़ते हैं। आपके असर बड़ा एक्सपीरियंस है, ये काम भी किया है, एक्सपीरियंस ऑडिट के कारण। आपको भी देखना पड़ेगा, आपको भी जाना पड़ेगा
और ये नहीं कि वहां पे गए तो 2 मार भी लिया, ये नहीं है। तो गए तो बस क्या किया, देखा, और ये नहीं कि थोड़ा टेस्ट करने के लिए देखे तंबाकू तो सही क्वालिटी का है ना इसमें, तो वो चीज नहीं करना है। क्लियर है? वर्कमैन के कैपेसिटी में कौन आएंगे? सारे लोग आएंगे, किनको छोड़ करके? जो मैनेजेरियल सुपरवाइजर कैपेसिटी में है, जो आउट वर्कर है, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। क्लियर है? आउट वर्कर को इसीलिए नहीं किया क्योंकि आउट वर्कर अपने घर से काम कर रहे हैं। हम आपको जो फैसिलिटी दे रहे हैं या जो हम आपको फैसिलिटी देना चाह रहे हैं वर्क प्लेस पे, वो देना चाह रहे हैं वर्कर की तरह। आप यहां तो है ही नहीं, तो आपको रेस्ट रूम क्या देंगे? आपके लिए वॉशरूम और ये सब कैसे इंतजाम करेंगे? कैंटीन से आपको क्या लेना देना जब आप कहां पे हैं? आउट वर्कर है, हमारे प्लेस पे है ही नहीं, बस इसीलिए आउट वर्कर को इसमें शामिल नहीं किया। अब एक वर्ड जो है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर हम कहेंगे तब किसे? भाई कौन कौन सा वर्कमैन इसमें वो तो देख लिया, तो कहा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर किसको कहेंगे? कहा भाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर उसको कहेंगे डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड एज व्हाट? इन और इन कनेक्शन विथ द वर्क ऑफ एस्टैब्लिशमेंट व्हेन ही इज हायर्ड बाय थ्रू किसके? चाहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को इसकी जानकारी हो या, देखिए ये बात जरूर लिखा गया है ताकि कल के डेट में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ये ना कह दे अब मुझे नहीं पता था कि रामदीन राम खिलावन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, मैं तो समझा कि बंसी बिरजू जैसे रेगुलर है वैसे ये भी क्या है? रेगुलर है, इसीलिए मैंने इनके लिए ये वाला प्रोविजन जो है वो क्रिएट नहीं किया। बोला इना चल बे, कहीं एक्सक्यूज देना नहीं चलेगा, आपको पता रहे चाहे नहीं पता रहे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अपॉइंट होता है तो दैट पर्सन इज नोन एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहलाएगा। क्लियर है? हमने एक्ट का ऑब्जेक्टिव देखा, हमने देखा कि ये एक्ट किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे कौन हो, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। हमने देखा कि कौन कौन लोग जो हैं वो वर्कमैन के दायरे में आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते किसको हैं। अब देखिए यहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर की एप्लीकेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ये तो देख लिया, लेकिन अगर कहीं पे कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करता है तो वो दो लोग जुड़े हुए हैं। एक तो वो जगह जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या कर रहे हो, और दूसरा वो जिनके अंडर में जिनके जरिए काम कर रहे हैं। तो कहा गया कॉन्ट्रैक्टर को भी रजिस्ट्रेशन लेना है और किसको? वो इस्टेब्लिशमेंट भी जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हुआ जहां जाकर के कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या करेगा? काम करेगा। दोनों को क्या करना रहेगा? अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग किसके पास जा रहे हैं? पहले हम लोग देख रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को। तो कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तभी अपने पास किसी भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को काम कराएगा जब उसने इसके लिए क्या लिया हुआ है? रजिस्ट्रेशन। अगर नहीं रजिस्ट्रेशन लिया है तो वो काम अपने पास नहीं करवा सकता है। तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो जो है फॉर्म 1 में, ऐसे तो फॉर्म का नाम नहीं बोलता याद रखने, एमसीक्यू है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फॉर्म 1 में जो है वो एप्लीकेशन देगा रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को, और ये एरिया वाइज होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि उत्तम नगर हो गया, जनकपुरी वेस्ट हो गया, जनकपुरी ईस्ट हो गया, इस पूरे एरिया के लिए हमने एक रजिस्ट्रिंग ऑफिसर बोल दिया। तो जितने भी इस्टेब्लिशमेंट इस इलाके में होंगे जिनके पास 20 या 20 से ज्यादा क्या कर रहे होंगे? कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो काम कर रहे होंगे, वो क्या करेंगे? यहां आकर के पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो वो आकर के यहां रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करेंगे? एप्लीकेशन दिया। किस फॉर्म में? फॉर्म 1 में। रजिस्ट्रिंग ऑफिसर में एंटरटेन एनी सच एप्लीकेशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। कहते हैं आपको जो यहां एप्लीकेशन देना है, अगर वो चाहें तो जो टाइम पीरियड आपको आना चाहिए था उसके बाद भी अगर आते हैं तो आपको वो क्या कर सकते हैं? एंटरटेन कर सकते हैं। बशर्ते आपको क्या साबित करना पड़ेगा? कि आपके लेट होने के पीछे वजह जो है वो ये नहीं था कि मौसम बहुत अच्छा था तो चाट पकौड़े खा के सो गए थे। ये वजह होना चाहिए जो आपके कंट्रोल से क्या था? बाहर था, बीमार थे या कुछ ऐसा जो है वो इशू था। द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर एंटरटेन कर सकते। एप्लीकेशन शैल बी अकम्पेन्ड बाय व्हाट? फी। कहते हैं ना बिना जो है वो दक्षिणा के तो भगवान के घर भी नहीं जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो हम देंगे इसमें फी लगाएंगे या नहीं? कहा गया कि इसमें जो है हम फी लगाएंगे और वो फी के साथ जो है हम देंगे। लेकिन ये जो फी दिया जाता है ये डिपेंड करता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर आपके पास काम कर रहे हैं। ये फिक्स नहीं होता है। ये 20 रुपीज से लेकर के 500 रुपीज तक जाता है। वैसे ये तो फी से बदल सकता है, लेकिन फी पे करने का जो अमाउंट होता है वो सबके लिए एक नहीं है। अगर आपके पास जो है वो मान लीजिए 50 कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करते हैं
आपको जो 50 के अकॉर्डिंग, जहां 100 काम करते वहां जो है वो क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। इफ द एप्लीकेशन इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, अगर सब कुछ उन्हें सही मिला तो रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है वो क्या करेंगे, आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देंगे। और याद रखिए, फिर से बोलिए, नहीं, लाइसेंस मिलने के बाद नहीं। अगर जिस समय आप लाइसेंस के लिए जा रहे थे उस समय आपके पास 30 है, ठीक है, फिर आपके पास जो है ये बढ़ करके जो है वो हो गया 50, तो उसमें वो आपको बताएंगे कि हमने जो आपको रजिस्ट्रेशन दिया है ये रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड है यहां से लेकर के 40 कॉन्ट्रैक्ट लेबर तक। अगर उससे ज्यादा होगा तो आप फिर इसको जो है रिन्यू करवाएंगे। जब आप रिन्यू करवाने के लिए आएंगे तो आप फिर हमें बताएंगे कि देखिए अब हमें 60 तक का दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास कभी भी अब जो है वो 60 तक के लोग हो सकते, तो उस बीच में हम आपसे फिर पैसे ले लेंगे। जब आपका एक बार में इसीलिए नहीं लिया जाता है ताकि लोगों के ऊपर भी जाती ना हो। आज मेरा जो है वो छोटा एस्टेब्लिशमेंट है, मेरे पास 20 सिर्फ क्या है, सिर्फ 20 कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो क्यों मुझसे अभी आप 500 का लीजिए। कुछ ऐसे भी जगह है जहां पे 500-500 कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ऐसा बहुत सारा जगह है, शिपिंग वगैरह जगह पे देखिएगा सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर ही काम कर रहे होते हैं, और दे आर हंड्रेड्स इन नंबर। कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे मैक्सिमम तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर ही हैं। और जहां गवर्नमेंट के पुल और बाकी चीज बन रहे होते हैं, आपको क्या लगता है वो सारे जो है वो एम्प्लॉयड पर्सन हो गए, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, एक एक मजदूर नहीं, उसमें से कुछ होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयड भी, लेकिन बहुत सारे किसके थ्रू होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। और कॉन्ट्रैक्टर की चांदी चांदी, एक कॉन्ट्रैक्टर 500-500 और हजार मजदूर लेकर के आता है जब आपका बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा होता है। अभी आप मेट्रो वगैरह का ही जो काम देखते होंगे, यहां से वहां तक में एक दिन में 300-300 400 लोग यहां से वहां तक काम कर रहे होते हैं। ये सब क्या है, आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो जितने का आपको लाइसेंस मिला है उसके अंदर काम करेंगे, उससे ज्यादा करना है तो क्या आप नहीं कर सकते, फिर उसको रिन्यू करवा लीजिए और अपना लाइसेंस बढ़वा लीजिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए आपने एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने झूठ बोल कर लिया हो, शायद ज्यादा लोग काम करते और कम का लिया हो, पॉसिबल। या हो सकता है कि आपने वो सारा डिटेल नहीं दिया, आपसे पूछा गया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर से कौन कौन सा काम कराएंगे, किस किस तरह का काम कराएंगे। आपने जो काम बताया या आपने जो चीज बताया वो सही नहीं बताया। आप हैजार्डस काम करते थे लेकिन आपने उसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर उसका जिक्र करते तो वैसे केस में वो कंडीशन लगाते कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कम से कम इतना बेनिफिट और ये फैसिलिटी क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। आपने वो सब डिस्क्लोज ही नहीं किया। अरे भाई, हमने आपको सिर्फ इंटीमेशन देने थोड़ा ना बोला है, हमने तो इसीलिए बोला है कि सारा डिटेल दीजिए ताकि हम देख सके कि वहां किस किस तरह का जो है हम फैसिलिटी क्या करें, प्रोवाइड करवाएं। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम उन पे जो रीजनेबल क्या लगाएंगे, कंडीशन इंपोज करेंगे। लेकिन आपने तो हमसे जो लाइसेंस लिया था वो ये कह करके कि हम सिविल कंस्ट्रक्शन करेंगे, या हम जो है वहां पे जो है वो चिप्स और लेज बना रहे हैं, पता चला आप वहां पे एसिड भी बना रहे हैं। तो एसिड बना रहे तो गुनाह नहीं कर रहे, लेकिन ये एक हैजार्डस एक्टिविटी है। इस काम में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लगा रहे तो हम देखेंगे कि वो उतने स्किल्ड हैं या नहीं है। ऐसे केस में हम आपको बोलेंगे कि उनको किसी और काम में लगाइए, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसको लगाइए, रेगुलर को। और रेगुलर को लगाने का मतलब हुआ कि जिनके पास इसकी क्या हो, स्किल हो, जो पहले से इन चीजों को जान रहा हो। पर्पस कोई और है, और वो है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रोटेक्ट करना, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो और किसी तरह का डेंजर क्रिएट ना हो। अगर आपने झूठ बोल करके लिया है तो ऐसे केस में हम आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे, दोनों चीज है। देखिए, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड सप्रेशन। कुछ चीज सप्रेशन के भी दायरे में होता है, और सप्रेशन का मतलब हुआ कि आपने झूठ नहीं बोला लेकिन चुप रहे, तो ये भी ऑफेंस है। अगर मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि अच्छा सच सच बताइएगा कि क्या सही में जो है वो आप लोग हॉस्पिटल गए थे, मान लीजिए अगर मैंने ऐसा पूछा, तो अगर मैंने ऐसा पूछा कि क्या सही में जो है वो डैश को लेकर के हॉस्पिटल गए थे, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, किसी का नाम नहीं बदनाम करना चाहिए, बोलेंगे सर सारी दुनिया को पता है, आप बोल ही दो। तो अगर मैंने ऐसा बोला कि क्या आप जो है वो डैश को लेकर के आप लोग जो है वो हॉस्पिटल गए थे, अब जो है मैंने ये पूछा रोहित से, रोहित जो है वो कुछ नहीं बोले, चुप है, दिस इज कॉल्ड व्हाट। मैंने ये पूछा ईशांत से, तो ये बोल रहे नहीं सर मैं कहां सर, मैं तो कॉलेज में था सर। हाँ, तो ये क्या हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो कहा सप्रेशन भी ऑफेंस है और क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी ऑफ व्हाट, मटेरियल फैक्ट। जो बात बताई जानी चाहिए थी वो नहीं बताया या गलत बताया तो भी, और दैट फॉर एनी अदर रीजन द रजिस्ट्रेशन हैज बिकम अनलेस और
इन इफेक्टिव। तो देखिए साफ कहा गया कि और दैट फॉर एनी अदर रीजन। एक तो हुआ कि आपने जो है वो क्या किया, झूठ बोला या क्या बोला, नहीं बोला। एक दूसरा कि ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है अब वो इफेक्टिव नहीं रहा, इसीलिए हम कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा जरा इसका एग्जांपल दीजिए तो क्या हो सकता है ये बाद वाले का, क्या हो गया, वेरी गुड। और 20 से कम एम्प्लॉय हो गए, तो 20 से कम पे तो एक बार वर्क कर गया तो करता रहेगा। अच्छा और सोचिए, ठीक है, और जब इस्टेब्लिशमेंट बंद ना हुआ हो, 20 से जो है वर्कर, हाँ काम क्या हो गया हो, चेंज हो गया हो। देख रहे हैं सोनल मानसिंह का दिमाग बहुत तेज चल रहा है। और ठीक है, नेचुरल कैलेमिटी के कारण बंद हो गया हो तो काम बंद करना हुआ। एक और खास चीज हो सकता है और वो ये कि जिस तरह के काम में आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर से करवाते थे वो काम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को करने में क्या कर दिया गया हो, मना कर दिया गया, पॉसिबल। अब वो काम प्रोहिबिट कर दिया गया क्योंकि ये रेगुलर नेचर का हो या कुछ और रीजन हो कि अब ये काम कौन नहीं करेंगे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट लेबर करेंगे ही नहीं, आपको लाइसेंस ही दिया था किस चीज का कि आपके यहां कौन काम करेंगे, और आपका अच्छा आपको याद होगा अभी सीवर को लेकर के चल रहा है कि सीवर की सफाई जो है वो कोई भी जो है वो मैनुअली नहीं करेगा, इसका मतलब मशीन से होगा। तो मान लीजिए कि ऐसा ही जो है आप ढेर सारे वर्कर को रखे हुए थे तो अब तो वो काम ही मैनुअली नहीं होगा। तो आपने अगर लाइसेंस लिया भी था कि वो उस तरह के लोग आपके पास है तो क्या उसका कोई यूज होगा, कहा गया इसका कहीं कोई यूज नहीं होगा। तो या तो गलत तरीके से लिया, कुछ छुपा करके लिया, झूठ बोल करके लिया, बिना बताए हुए लिया, या फिर अब उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, लेकिन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने का बस इतना ही पर्पस हुआ कि अब वो काम बंद नहीं हुआ है लेकिन हम आपको जो है ये काम कॉन्ट्रैक्ट लेबर से कराने नहीं देंगे। तो किस कारण से ऐसा, तो आपको एक मौका जरूर दिया जाएगा कि आप अपनी बात रखिए। उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और उसको क्या कर दिया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है तो कहा कि कोई बात ही नहीं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप लायबल ही नहीं है क्या कराने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से वर्क कराने के। देखिए अगर आप इस एक्ट के दायरे में आते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम कराने के लिए एप्लीकेशन दीजिए। एक बार हमने आपको लाइसेंस दे दिया इसका मतलब नहीं कि आपको जो हमने ताउम्र के लिए दे दिया, जब तक सूरज चांद रहेगा आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने झूठ बोल के लिया था, कुछ छुपा के लिया था, या आने वाले दिनों में आपके लिए ये इफेक्टिव नहीं है तो उस केस में हम क्या कर देंगे, लेकिन आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देंगे। अगर हमने किसी भी कारण से जो है वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड सारा कुछ दिया और उस चीज को क्या कर दिया, हटा दिया, तो उसके बाद से आप अपने पास कॉन्ट्रैक्ट लेबर को काम पे नहीं रख सकते। क्लियर है, चलिए। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉर्मली किसको बोलते हैं, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को काम करने से बंद कर देगी कि इस जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम नहीं करेगा, जब उनको लगता है कि अब रेगुलेट कर पाना पॉसिबल, और या जो हमने शुरू में पढ़ा था ये रेगुलर नेचर का काम है, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर से क्यों काम कराया जाए, बल्कि किससे कराया जाए, रेगुलर से कराया जाए। अगर ऐसा लगा तो वो वहां पे प्रोहिबिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए वो किनसे जो है वो सलाह लेंगे, सेंट्रल और स्टेट बोर्ड। इसी चीज के क्यों, क्योंकि उनसे पूछें कि बताओ भाई इनकी स्थिति कैसी, दयनीय स्थिति है, बुरा हाल है, अच्छा हाल है, क्या है, कितना रेगुलर यहां काम होता है। इफ अ क्वेश्चन अराइजेस वेदर एनी प्रोसेस और ऑपरेशन और अदर वर्क इज व्हाट पेरिनियर नेचर, का मतलब क्या बोला मैंने, रेगुलर, कि रेगुलर बेसिस पे है या नहीं। हो सकता है आपको कोई चीज लगेगी ये रेगुलर बेसिस पे, तो मैं बोलूंगा नहीं इतने को रेगुलर क्या बोलिएगा। का ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन क्रिएट होगा तो किसका डिसीजन लास्ट होगा, सलाह किससे लेंगे, तो ध्यान से देखिए सलाह लेंगे सेंट्रल और स्टेट बोर्ड से, लेकिन चलेगी मर्जी किसकी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। तो हर जगह तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी चलाते ही हैं, तो सुनेंगे उनकी, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो उनका उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। उन्होंने बोला कि नहीं पेरिनियल नेचर जो है वो आपका जो है वो नहीं है, तो भी उनकी मर्जी है, लेकिन उनसे सलाह जो है वो क्या करेंगे जरूर। जैसे आप मुझसे पूछते जरूर हैं
लेकिन जो मैंने बोला वो आप करेंगे नहीं करेंगे वो किसकी मर्जी है, आपकी है। लेकिन आकर के एक बार को जरूर पूछ लेते हैं कैसे पढ़ें, क्या करें, कैसे करें। मैंने बोला अगर आप उस चीज को मानना चाहे मानिए, नहीं मानना चाहे ना मानिए, मेरा बोला हुआ चीज आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। पापा ने बोला मानना चाहे मानिए, नहीं मानना चाहिए नहीं तो अगले ही दिन से ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चलिए आइए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में हम लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट जहां जहां एप्लीकेबल होगा, वो कॉन्ट्रैक्टर जिसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये सारा देखा। वर्कमैन के बारे में हमने बात कर ली कि कौन कौन वर्कमैन इस दायरे में आएंगे। अब इसके बाद बात आता है कि जो एस्टैब्लिशमेंट इस दायरे में आएंगे उनको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है या नहीं, तो हमने देखा कंपलसरी है। उनका रजिस्ट्रेशन का तरीका देखा। रजिस्ट्रेशन मिलने का रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, रिवोक भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन रिवोक होने के पीछे वजह या तो आपकी गलती या सही में जो है आपके लिए अब एप्लीकेबल नहीं रहा, वो हो सकता है। ठीक ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर जो 20 या 20 से ज्यादा मजदूरों को अपने पास रखते हैं, क्या करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए कि हम आपको काम दिलाएंगे, उनके लिए भी लाइसेंस लेना कंपलसरी है। उनके ऊपर भी यही सारे प्रोविजन लगते हैं कि अगर उन्होंने लाइसेंस जो है वो कुछ ना बताए हुए या गलत बता करके लिया तो कैंसिल हो सकता है, और अगर कैंसिल होगा तो उनके पास कोई राइट नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपने पास रखने का। अब इसके बाद आती है बात कि जब हम इन दोनों के अकॉर्डिंग लाइसेंस भी दे दिया तब इनको प्रोविजन कौन कौन से फुलफिल करने होंगे, यानी कि कब इनके लिए रेस्ट रूम जैसा चीज रखना होगा, कैंटीन का इंतजाम, हैजार्डस वर्क अगर कराते हैं तो इनके हेल्थ चेकअप को लेकर के क्या क्या जो है वो एस्पेक्ट रहेंगे, और अगर उन प्रोविजंस को आपने इनके ऊपर कंप्लाई नहीं किया या वो फैसिलिटीज नहीं पूरी करवाई तो ऐसे केस में क्या फाइन पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज किया जाएगा। तो इन चीजों का जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। नोट्स इसीलिए मैंने दिया क्योंकि इस पे हम लोग एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई अगर अभी तक के पढ़े हुए पे अपना हाथ आजमाना चाहे तो थोड़ा अब आगे बढ़ के दे रहे कि देखते हैं अभी तक वाले में अगर कोई एमसीक्यू रहा और वो पहले से करके आना चाहे तो उनका स्वागत है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे एमसीक्यू का फिर टेस्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, सेटिंग अप की आज की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।